अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। आज मैं एक आर्टिकल स्टडी कर रहा था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनानी थी कि पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट के हवाले से ये कल बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एनालिसिस दिया कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ रही है और ट्रेड डेफिसिट में कमी वाक़ई हो रही है। फिर मैंने थोड़ा सा इस वर्ड को खंगालना शुरू किया, उस पर थोड़ी सी स्टडी की, तो मुझे हैरत अंगेज़ तौर पर पता चला कि इस एक वर्ड के अंदर पूरे मुल्क की मईशत जो है वो सिमटी हुई है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमें मुल्क की मईशत को और इकानमी को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने सामीन के साथ, अपने नाज़रीन के साथ भी इस खूबसूरत इंफॉर्मेशन और नॉलेज को शेयर करूं जो मुझे मिली। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है क्या चीज़, इसका फार्मूला क्या है, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा और इसकी रीजंस क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, फिर इसके अफेक्ट क्या होते हैं, फिर इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं आपकी मुल्क की मईशत पर या ट्रेड पे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इसके करेक्टिंग मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप इसको एंड तक देखिएगा, ये काफ़ी नॉलेजफुल होगी। तो ट्रेड डेफिसिट बेसिकली होती है कि जब किसी मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिफरेंस हो, यानी किसका फार्मूला है ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट। उर्दू में इसको तजारती खसारा भी कहते हैं। और ये होता है कि किसी मुल्क ने टोटल इंपोर्ट कितनी की है और फिर उसमें से जो एक्सपोर्ट की है उस फिगर को आप माइनस कर दें तो वो तजारती खसारा निकल आएगा। सारी की सारी गेम इसके गिर्द घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मुल्क की इंपोर्ट है $100 मिलियन की, सपोज कर रहे हैं, हम फर्ज कर रहे हैं, और वो एक्सपोर्ट करता है $80 मिलियन, तो इट मीन कि वो $20 मिलियन डेफिसिट है, उसकी ट्रेड डेफिसिट है, वो खसारे में है। अब इसकी रीजंस क्या होती हैं, रीजंस क्या हो सकती हैं कि क्यों ट्रेड डेफिसिट होती है। नंबर 1 ये हो सकता है कि उस मुल्क की इंपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, उस मुल्क में अपने कोई वसाइल नहीं है, पैदावार नहीं है और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी उसको दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ती है, तो उसकी ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगी। दूसरे रीज़न ये होती है कि उसकी लो एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस है, उसके मुल्क से जो एक्सपोर्ट हो रही है वो इंपोर्ट के मुकाबले में कम है। उसकी कई सारी रीज़न हो सकती हैं, या तो उस मुल्क में जो प्रोडक्ट है वो है ही नहीं, या उस मुल्क में उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, या वो कम्पिटिटिव नहीं है। कई सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से वो इंपोर्ट करता है और अपने मुल्क की प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं कर पाता और ना ही एक्सपोर्ट कर पाता है। तीसरी रीज़न हो सकती है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी हो सकती है। अगर किसी मुल्क की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी अगर खरीदता है तो कोई ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि एक शख्स बहुत अमीर आदमी है, उसके पास पैसा बहुत है और वो अगर कुछ चीज़ें खरीदता है, लग्जरी आइटम्स खरीदता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर चौथी रीज़न क्या हो सकती है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स, कि उसकी डिपेंडेंसी ही फॉरेन गुड्स के ऊपर है। उसकी कई रीज़न हो सकती हैं कि उस मुल्क में
है ही नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, या वो आदी हो गया है बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल करने का। और पांचवा है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस। इस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट पे अफेक्ट होता है या ट्रेड डेफिसिट होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट के अफेक्ट क्या होते हैं, इसके साथ क्या होते हैं किसी मुल्क के ऊपर या किसी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर उसके साथ क्या होते हैं। तो नंबर वन सबसे पहले होता है कि रिड्यूस्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कि उस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं, यानी कि उसकी जो बचत थी, जो सेविंग थी, वो सारी उसने उड़ा दी इंपोर्ट के ऊपर, और अपने मुल्क में चीज़ों को मंगवाने के लिए उसने अपनी सारी सेविंग जमा पूंजी खर्च कर दी, तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डेफिसिट हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड सारी बाइंग डॉलर्स में होती है, अगर किसी मुल्क के पास डॉलर्स कम हो गए हैं, उसके रिजर्व्स डॉलर्स के कम हो गए हैं, तो उसको दुनिया में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, वो बाइंग नहीं कर सकेगा, परचेज नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रही जिससे वो खरीद सकेगा। दूसरा क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज फॉरेन डेट उसके ऊपर आ जाएंगे, तो वो ज़्यादा दुनिया से कर्ज लेगा, IMF से कर्ज लेगा, अपने पड़ोसी ममालिक से, अपने जानने वालों से वो कर्ज लेगा, और कर्ज लेके फिर अपनी चीज़ों को खरीदेगा, अपनी मईशत को संभाला देगा। तो डेफिनेटली पहले तो उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए, और अब वो मकरूज भी होता चला गया जब उसने दूसरे ममालिक से या डोनर एजेंसी से कर्ज लेना शुरू कर दिया, तो वो मकरूज भी होता चलेगा। और तीसरी है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, उसकी करेंसी की वैल्यू कम होती जाएगी, उसका जो रुपया होगा, उसकी जो भी करेंसी होगी, वो उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। और चौथा बड़ा इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन प्रेशर, वो उसके मुल्क में महंगाई का तूफान आएगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसको अल्टीमेटली चीज़ें महंगी करना पड़ेंगी, और वो महंगी चीज़ें बिकेंगी, और आवाम तक उनकी एक्सेस और उनकी रसाई और मुश्किल होती जाएगी। और पांचवा इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। अब उसकी एक एग्जांपल मैं आप देता हूं कि पाकिस्तान है, जैसे देखिए पाकिस्तान के पास इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। पाकिस्तान की मईशत इस वजह से डिस्टर्ब रहती है, हमें आए रोज़ IMF से और अपने दोस्त ममालिक से लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, जस्ट अपने पास रिजर्व अमाउंट रखना पड़ती है ताकि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बेहतर कर सकें। अच्छा, फिर हमें कर्ज लेने पड़ते हैं, हमारी करेंसी डी वैल्यू होती है, और महंगाई का तूफान बढ़ता है, महंगाई आती है, और हुकूमत को चाहने और ना चाहने के बावजूद चीज़ें महंगी करना पड़ती है। वो अदारे जो फंड्स देते हैं वो आपके ऊपर कदगने लगाते हैं कि जनाब बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो, फलां टैक्स लगा दो, ताकि आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा हो और आप उस कर्ज को वापस कर सके। बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, तो उसके साथ क्या हुए कि आपके मुल्क में आपकी इंडस्ट्री जो है वो बैठ गई, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रही, तो उसके रिड्यूस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई, बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती। अच्छा, इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं या क्या होती हैं, इसकी तीन बड़ी टाइप्स हो सकती हैं। नंबर वन, विजिबल ट्रेड डेफिसिट। विजिबल ट्रेड डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो फिजिकल गुड्स हैं उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में डिफरेंस, जैसे मादनियात हो सकती हैं, साल्ट हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, यानी कि फिजिकल गुड्स जो हैं उनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो कमी आती है उसको आप कह सकते हैं। नंबर टू, इनविजिबल ट्रेड डेफिसिट। इनविजिबल ट्रेड डेफिसिट क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के
सर्विसेज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कमी वाक़ई हो जाती है। दो तरह की एक्सपोर्ट्स हैं, एक है टेंजिबल गुड्स, एक नॉन टेंजिबल गुड्स, या एक फिजिकल गुड्स और एक नॉन फिजिकल गुड्स, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं कि आपने कुछ टेक्निकल काम कर दिया, कुछ सर्विसेज दी, उसके एवज में आपको इनकम आती है, पैसा आता है, तो डेट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और तीसरा है ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट, जिसमें दोनों कंबाइन हो जाती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड डेफिसिट। तो इसकी दोनों के मजमूए से जो एक ट्रेड डेफिसिट होता है, ये वजह हो सकती है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ persistent trade deficit, consequences of persistent trade deficit, इसके एक मुस्तकिल ट्रेड डेफिसिट के वजूहात या असरात क्या हो सकते हैं? डिक्रीज्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी उस मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कम हो जाती है। नंबर 2, रिड्यूस्ड इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, जब उसकी अशिया महंगी होगी तो डेफिनेटली वो दुनिया में कम्पिटिटिव नहीं रहती, आप उनको सेल नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। नंबर 3, इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन फॉरेन कैपिटल, और फिर आप फॉरेन कैपिटल पर ही डिपेंड होते चले जाते हैं। नंबर 4, पोटेंशियल फॉर करेंसी डिवैल्यूएशन, उस मुल्क की करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, डिवैल्यूएशन हो जाएगी। और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ, और इन सब की वजूहात से क्या होगा कि उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री जब कम्पिटिटिव नहीं रहेगी, उसकी प्राइस मार्केट के मुकाबले में ज़्यादा हो गई है, एक प्रोडक्ट है, सपोज ये कैलकुलेटर है, आप पाकिस्तान में या उस मुल्क में बन रहा है और वो उसकी कॉस्ट आ रही है सपोज 500 रुपीज़, जबकि मार्केट में वो 200 रुपीज़ का अवेलेबल है सेम, तो फिर आप उसको अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इकोनॉमिकल नहीं है, कोई आपसे वो ख़रीदेगा नहीं। तो जब वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब वो इंडस्ट्री बंद होगी तो बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब इसके हम देखते हैं कि करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर अप्लाई करते हैं तो हम ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। नंबर 1, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट एंड कम्पिटिटिवनेस। जैसे भी हो, जो भी हो, आपने अपनी ट्रेड को बढ़ाना है, उस मुल्क ने अपनी ट्रेड को बढ़ाना है, चाहे वो ट्रेड एग्रीमेंट करता है, अपने प्रोडक्ट की कीमतें कंट्रोल करता है, व्हाटसएवर, वो एक कड़वा घूंट उसको पीना पड़ेगा और उसके ज़रिए से वो अपने प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव करेगा और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा, तो ये ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है। नंबर 2, रिड्यूसिंग इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ्स एंड कोड्स, वो किसी भी तरीके से इंपोर्ट को कम करे। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता तो कम से कम अपनी इंपोर्ट को कम करे और अपने लोकल प्रोडक्ट पर रिलाई करे, उन पर इन्हसार करे और अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करे। अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता तो इंपोर्ट को कम करे। और नंबर 3 है इंप्रूविंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन, अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है और जो सप्लाई चेन है उसको बेहतर करे, ताकि आपको बाहर से चीज़ें मंगवानी ना पड़े, उसकी क्वालिटी को बेहतर करें, उसको वैल्यू ऐड करें, उसको यूटिलाइज किया जाए, ताकि जो चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे थे वो आपके मुल्क में पैदा हों और आपको फॉरेन रिजर्व जो हैं वो ज़ाया ना हो आपके। नंबर 4, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरीके से आप रिक्वेस्ट करें, पाँव पकड़ें और तरला करें, मिन करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उस मुल्क में लाया जाए, उनको एक अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स देकर, अच्छी ऑफर्स देकर
अगर आप उस मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, रोज़गार होते हैं, तो उसके ज़रिए से भी आप ट्रेड डेफिसिट से निकल सकते हैं। और नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एडजस्टमेंट। आपने अपनी मॉनिटरिंग एंड फिजिकल पॉलिसी को दुरुस्त करना है, उसको एडजस्ट करना है, उसको कम्पिटिटिव बनाना है, ताकि आपके मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ बेहतर हो सकें। अगर ये नहीं होती तो डेफिनेटली वो मुल्क या वो इकानमी या वो फ़र्द, चाहे आप इसको एक फ़र्द पर ले आए, तो वो दिन ब दिन कर्ज़ों के चुंगल में फंसता चला जाएगा और एक स्टेज वो आ जाएगी कि जब वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो ये काफ़ी, मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।